नमस्कार दोस्तों, मैं शशि मुद्गल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। तो अभी तक जितने भी वीडियोस हमने दिए हैं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे और आपको उनमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक बार उन सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ करेंगे जो हमने अभी तक किया है, और अगर किसी का कुछ समझना बाकी रह गया है तो वो भी उससे समझा जा सके दोबारा से। सो लेट्स गो फॉर दैट। तो अब आपकी स्क्रीन पर हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर एक एक करके टॉपिक मैं क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है आपकी जन्म कुंडली के बारे में, जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये एक वो सेल्फी है या वो फोटोग्राफ है जो आपके जन्म के समय खींची जाती है, जिसमें सारे के सारे प्लैनेट्स जो इस वक्त आकाश के अंदर हैं उनकी एक फ़ोटो ले ली जाती है और उनको कुंडली के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। तो इसको हम एक स्काई मैप भी बोल सकते हैं। तो अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने एक स्क्रीन डाली है इसके ऊपर। इसके अंदर जो फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर H1 एरीज, मूवेबल, लॉर्ड, राम और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है अभी फॉर द टाइम बिंग कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। तो इसके अंदर हमने वैसे कवर किया है हाउसेस, ज़ोडिएक साइंस, प्लैनेट्स और नक्षत्र। तो इसको हम और थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, जिसके अंदर है सबसे पहले अगर आप देखेंगे जहाँ पे H1 लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है और H12 तक ये गिनती लिखी हुई है। ये गिनती बेसिकली हाउस नंबर्स की, और ये गिनती आपको किसी कुंडली के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए हम एक रूल डिफाइन करते हैं, जो हमने पहले भी किया था। एक बार फिर से हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि ये हाउसेस कभी चेंज नहीं होते हैं। हाउसेस हमेशा जिस जगह पर हैं उसी जगह पर रहेंगे। तो पहला हाउस जो H1 है वो हमेशा आपको यहीं पे देख के उसकी प्रेडिक्शन करनी है। इन हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स हैं जो कि हम आगे कवर करेंगे। तो ये हाउसेस H1 से लेके H12 तक इसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद जो हमने अगला वीडियो जो लिया था उसके अंदर हमने हाउसेस के बारे में बताया था। ये जो स्लाइड है इसमें हम आपको हाउसेस के बारे में बता रहे हैं। आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि पहला हाउस किस काम के लिए है। तो पहले हाउस में जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, योर बॉडी, योर एटीट्यूड। तो ये बेसिकली जो हाउस है ये आपके अपने बारे में बताता है, आपकी अपीयरेंस के बारे में बताता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, आपकी अप्रोच कैसी रहेगी आपकी लाइफ के बारे में, उसके बारे में बताता है, आपके एटीट्यूड के बारे में बताता है। अब आते हैं हम दूसरे हाउस पे। दूसरा हाउस जो है वो बेसिकली आपकी लिक्विड मनी कितना है वो बताता है, आपकी सेविंग्स कितनी है वो बताता है, आपकी फैमिली के बारे में बताता है, आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं उसके बारे में बताता है, आप किस टाइप का बोलते हैं, क्या चीज़ बोलना पसंद करते हैं, कितनी फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं वो बताता है, आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको बताता है, आपके अगर कोई ज्वेलरी या कोई जेम स्टोन वगैरह आप ख़रीदते हैं उसके बारे में बताता है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं द हाउस ऑफ वेल्थ। तो दोस्तों, अब आते हैं तीसरे घर पर। तीसरा घर आपके करेज के बारे में बताता है, आपके एफ़र्ट्स के बारे में बताता है, आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी आपके छोटे भाई बहनों के साथ उसके बारे में बताता है, आप कितना हार्डवर्क करेंगे उसके बारे में बताता है, जितनी छोटी यात्राएं हैं उनके बारे में आपको बताता है, आपका कम्युनिकेशन, चाहे वो इंटरनेट से कम्युनिकेशन है, चाहे वो आप इंटरनेट पे क्लासेस ले रहे हैं उससे कम्युनिकेशन है, चाहे आप कॉल सेंटर के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सभी कम्युनिकेशन, मीडिया, आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, राइटिंग, और आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ आपकी कैसी निभेगी उसके बारे में तीसरा घर हमको बताता है। उसके बाद चौथा घर आता है। चौथा घर जो है इसमें आपकी माँ के बारे में हमें पता लगता है, आपका अपना घर जिसमें आप अभी रह रहे हैं उसके इन्वायरमेंट के बारे में पता लगता है, और आपके पास गाड़ियाँ कैसी होंगी, कितनी होंगी उनके बारे में पता लगता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी होंगी और आप प्रॉपर्टीज़ में काम करेंगे या नहीं करेंगे इसके बारे में बताता है। बेसिकली ये जो घर है, दिस इज़ हाउस ऑफ प्लेजर, ये सुख का घर है, इसको हम सुख का घर बोलते हैं। इसके बाद आता है पांचवा घर, जिसमें आपके बच्चों के बारे में बताया जाता है, आपकी इंटेलिजेंस या आपके इंटेलेक्ट के बारे में बताया जाता है, आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बताया जाता है, आप कुछ स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लॉटरी ख़रीदना चाहते हैं तो उसके बारे में इसमें बताया जाता है।
आपकी पास्ट लाइफ के बारे में भी इसमें जाना जा सकता है। उसके बाद अगर आपका कोई लव अफेयर है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा उसके बारे में बताया जा सकता है। आपकी एजुकेशन, और सबसे बड़ी एक बात है इसके अंदर कि ये हाउस आपको किसी भी तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी भी तरह की समस्याओं में घिरे हुए हैं और आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इस हाउस को देखना बनता है। इसके बाद आता है छठा हाउस, इसको हम बोलते हैं रोग, ऋण और शत्रु का घर। तो इसमें हम आपके एनिमीज़ के बारे में जान सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिजीज़ के बारे में जान सकते हैं, कंपटीशन के बारे में जान सकते हैं, आपके अगर कोई लोन लेना है आप उसे चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे उसके बारे में जानना है, कोई लीगल इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, और आपके मामा के बारे में, इसके बारे में जाना जा सकता है। और इस हाउस को एक प्राइमरीली एक सर्विसेज का हाउस भी माना जाता है कि अगर आप किसी भी प्रकार की सर्विसेज किसी को दे रहे हैं या देंगे या देना चाहते हैं तो वो आपको इस घर से ही पता लगेगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सातवें घर के बारे में। सातवां घर बेसिकली आपकी वाइफ के बारे में बताता है, आपकी स्पाउस के बारे में बताता है, आपके पार्टनर्स के बारे में बताता है। बेसिकली चाहे वो पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर है चाहे लाइफ पार्टनर है, दोनों के दोनों पार्टनर्स ही आपके इस भाव के अंदर आते हैं। इसमें आपके टाई अप्स के बारे में बताता है कि आप किसके साथ जुड़ रहे हैं, उन सब के बारे में आपका उनके साथ व्यवहार कैसा होगा, बिजनेस कैसा होगा, वो सब बताएगा। इंडिपेंडेंट बिजनेस के बारे में भी ये घर बताता है, और जो पब्लिक रिलेशंस कैसे रहेंगे आपके, या अगर आपका बिजनेस इस टाइप का है जिसके अंदर आपको पब्लिक से मिलना पड़ता है या पब्लिक आपके पास आती है कुछ ख़रीदारी करने के लिए, रिटेल शॉप जैसे हो गया या बिग चेन ऑफ स्टोर्स हो गया, तो वो कैसा चलेगा और चलेगा या नहीं चलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सातवां घर बताता है। तो इस हाउस को हम बोलते हैं द हाउस ऑफ स्पाउस एंड पार्टनर्स। इसके बाद आठवां घर आता है। आठवां घर जो है वो आपकी लॉन्जिविटी के बारे में बताता है कि लॉन्जिविटी आपकी कितनी है, और इसके अंदर ये बताता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद ये एक ऐसा घर है जिसके अंदर आपकी लाइफ कब ट्रांसफॉर्म होगी वो भी पता लग सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सिगरेट पीते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से और आप सिगरेट छोड़ नहीं पा रहे हैं, अचानक से आप एक दिन सिगरेट छोड़ देंगे और आपकी लाइफ एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो वो जो घर है वो ये घर है, ये आपको बताता है। तो इसके अंदर और जो हम देख पाते हैं कि इन लॉज के बारे में आपके जो भी बता सकते हैं हम, वो इस घर को देख के बता सकते हैं। ये आपका डीप स्टडीज़ का हाउस है, मतलब जितनी भी ऐसी स्टडीज़ हैं जैसे साइंटिस्ट से रिलेटेड, जैसे एस्ट्रोलॉजी से, ऑकल्ट साइंसेज हो गया जैसे, तो जो भी इस तरह की स्टडीज़ हैं उन सब के बारे में जो जिसके अंदर भी आपको ज्ञान की, गहरे ज्ञान की ज़रूरत है, तो आपको ये हाउस देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई सीक्रेट काम कर रहे हैं तो वो भी ये देखता है। अगर कहीं से कुछ अनअर्न्ड मनी आने के चांसेस हैं तो वो भी यही हाउस आपको बताता है। इसके अलावा कोई क्रॉनिक डिजीज़ आपको रहने वाला है, आपकी सर्जरी होने वाली है, या कोई एक्सीडेंट के खतरे जो भी हैं वो सब यही हाउस बताता है। इस हाउस को बेसिकली हम हाउस ऑफ लॉन्जिविटी बोलते हैं। अब लेते हैं अगला घर। तो नौवां जो घर है वो बताता है आपके फादर के बारे में, आपकी लक के बारे में, आपके टीचर्स के बारे में, आपकी हायर स्टडीज़ के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ के बारे में, रिलीजन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी आप कार्य करने वाले हैं या उससे जुड़ने वाले हैं उनके बारे में, और अगर आप कोई किसी टाइप का ड्रीम्स हैं आपके, उनको कैसे फुलफ़िल करेंगे अपनी लक के थ्रू, वो भी यही घर आपको बताता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो नवा घर है ये आपकी फेथ का घर है, ये विजडम का घर है, और ये आपका एक तरीके से डीएनए बताता है कि आपका डीएनए किस टाइप का है, कहाँ से ये आ रहा है। तो आपके पिता से जो भी कुछ आपको सीखने को मिला या जो भी कुछ लेने को मिला वो सब लेके आप आगे बढ़ते हैं इस हाउस को देखते हुए। दोस्तों इसके बाद आता है 10वां हाउस, जिसमें हम नेम, फेम, स्टेटस, रैंक, प्रोफेशन, डिग्निटी और गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। मेनली जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन आप गवर्नमेंट से रिलेटेड करेंगे या प्राइवेट करेंगे, वो सारा कुछ हमको इससे देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं द हाउस ऑफ प्रोफेशन। इसके बाद आता है 11वां घर।
11वें घर से हमें देखने को मिलता है, इसको हम लाभ भाव भी बोलते हैं। तो आपकी जितनी भी एम्बिशंस हैं, जितने भी सोर्स ऑफ अर्निंग्स हैं, जितनी प्रॉफिट आपको आता है, जितने इनकम सोर्स हैं, आपके बहुत अच्छे मित्र और आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो इससे देखे जाते हैं। आपका सारा सोशल सर्कल इससे देखा जाता है। जितनी भी आप नेटवर्किंग करते हैं अपने दोस्तों में, अपना प्रोफेशनल में या पर्सनल जो भी नेटवर्किंग आप करते हैं वो सब इसमें आता है। और दोस्तों इसमें एनजीओज़ से अगर आप कनेक्टेड हैं या आप कोई एनजीओ चलाना चाहते हैं या किसी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर देखा जाता है। दोस्तों इस हाउस को हम बोलते हैं द हाउस ऑफ अर्निंग्स एंड प्रॉफिट्स। इसके बाद हमारा जो लास्ट घर जो कि 12th हाउस है, हम उसके बारे में देखते हैं। इस हाउस को हम लॉसेस का हाउस बोलते हैं या एक्सपेंस का हाउस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप किसी भी तरह का खर्चा करते हैं तो वो इस घर से के अंदर काउंट होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या वो आप कोई पेनल्टी पे कर रहे हों या वो आपको कोई लॉस हो रहा हो। तो इन लॉसेस के अलावा इस घर के अंदर एक ख़ास बात यह है कि ये आपका फॉरेन ट्रैवल का भी हाउस है। ये आपका फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन सेटलमेंट दोनों को देखता है। ये आपके हॉस्पिटलाइजेशन को देखता है, ये आपकी जेल को देखता है, ये आपके जितने भी हिडन मैटर्स हैं उनको देखता है, ये बेड से रिलेटेड चीज़ों को देखता है, ये आपकी इमेजिनेशन का घर है, ये आप सेपरेशन का भी घर है, ये आपको मोक्ष प्रदान करवाता है, सेल्वेशन। ये आपको एक एसेटिक लाइफ की तरफ भी ले जा सकता है। तो ये आपको बेसिकली ये है कि घर से दूर ले जाने के जितने भी योग बनते हैं वो नॉर्मली इसी घर को के साथ कंबाइन होने के बाद बनते हैं। तो इस हाउस को हम बोलते हैं दोस्तों द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, जहाँ पे आपको एक ज़ोडियाक बेल्ट दिखाई दे रही है, जिसके अंदर कॉन्स्टलेशन फॉर्मेशंस हैं, जिसके अंदर साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको सारे के सारे ज़ोडियाक साइंस बेसिकली दिखाई दे रहे हैं और एक बेल्ट दिखाई दे रही है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि किस टाइम पे हम देखेंगे सूरज को तो उस वक्त कौन सा दिन होगा या उस टाइम कौन सी राशि के अंदर सूर्य विचरण कर रहा होगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है राशियों की, ये 360 डिग्री को कवर करती है। इस 360 डिग्री के अंदर जितनी भी ये राशियां आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, जिसमें एरीज है, टॉरस है, जेमिनाई है, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और लास्ट में पाइसीज है। ये 12 की 12 राशियां 30 डिग्री के हिसाब से बटी हुई हैं। हर राशि जो है वो 30 डिग्री की है, क्योंकि ये टोटल 30 डिग्री को अगर हम 12 से गुणा करें तो 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कारकों की, जो ग्रह के किसी भी सिग्निफिकेटर के फल देने के काम में आता है। तो सबसे पहले भाव का जो कारक है उसको हम सूर्य और चंद्र दोनों ही ग्रहों को मानते हैं। दूसरे भाव के जो कारक हैं वो गुरु और बुध हैं। तीसरे भाव के जो कारक हैं वो मंगल और शनि हैं। चतुर्थ भाव के फल देने में चंद्र, शुक्र और बुध जो हैं वो अपना पूरा का पूरा योगदान देते हैं। चंद्र जो है वो माँ के लिए, और शुक्र जो है वो व्हीकल्स के लिए, कार लेनी है या कुछ और लेना है, और बुध जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के लिए। इसी तरीके से पांचवें भाव के जो कारक हैं वो गुरु हैं। छठे भाव के कारक मंगल और शनि हैं। सप्तम भाव को शुक्र अपनी दृष्टि देते हैं। अष्टम भाव जो हैं, अष्टम भाव के कारक जो हैं वो शनि हैं। नवम भाव के गुरु, दशम भाव के गुरु, सूर्य, बुध और शनि चारों ग्रह इस घर के कारक हैं। और एकादश भाव यानी 11th भाव के जो कारक हैं वो हैं गुरु, और द्वादश भाव यानी 12वां भाव उसके कारक हैं शनि और शुक्र। तो दोस्तों अब हम आते हैं राशियों पर, ज़ोडियाक साइंस पर, क्योंकि टोटल जो है 360 डिग्रीज़ का ज़ोडियाक बेल्ट है और उनको 12 राशियों में बांटकर 30 डिग्री ईच हमने उनको असाइन किया है, जिसमें पहली राशि आती है एरीज और जिसके लॉर्ड हैं, उस राशि के लॉर्ड हैं मार्स,
उसके बाद दूसरी राशि आती है टॉरस। टॉरस के लॉर्ड हैं वीनस। उसके बाद तीसरी राशि आती है जेमिनाई, और जेमिनाई के जो लॉर्ड हैं वो हैं मरकरी। चौथी राशि जो है वो कैंसर यानी कर्क, जिसके कि लॉर्ड हैं चंद्रमा मून। और पांचवी राशि आती है लियो। लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं वो सन यानी सूर्यदेव हैं। और छठी राशि जो है उसको हम कन्या राशि यानी वर्गो बोलते हैं, जिसके लॉर्ड फिर से बुध देव हैं। और जो सातवीं राशि है वो है लिब्रा। लिब्रा यानी कि तुला। तुला राशि जो है वो उसके जो लॉर्ड हैं वो हैं वीनस यानी शुक्र। इसके बाद जो आठवीं राशि आती है वो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, जिसके की लॉर्ड फिर से मार्स हैं। नवीं राशि जो आती है, नवीं राशि को हम धनु राशि बोलते हैं या सेजिटेरियस राशि बोलते हैं, जिसके की लॉर्ड हैं जुपिटर। और 10वीं जो राशि है वो है कैप्रिकॉन, जिसके लॉर्ड हैं शनिदेव यानी सैटर्न, जिसको हम मकर राशि भी बोलते हैं। उसके बाद 11वें नंबर की जो राशि है ये भी शनिदेव इसको गवर्न करते हैं, जिसको हम कुंभ राशि या एक्वेरियस बोलते हैं। उसके बाद आती है राशि 12वीं और अंतिम राशि, जिसको हम पाइसीज बोलते हैं, और इसके लॉर्ड हैं जुपिटर यानी बृहस्पति देव। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक कुंडली, एक जन्म कुंडली। इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये किसकी है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ें कैसे रखी गई हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें AS यानी असेंडेंट, मतलब जिस टाइम इस बच्चे का या इस नेटिव का जन्म हुआ था उस टाइम पे जो असेंडेंट है वो 25 डिग्री 37 मिनट पे था, और उस टाइम पे ये विशाखा नक्षत्र के अंदर थी। अब नक्षत्र हम ऑलरेडी अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन मैं इसके बाद फिर से बताऊंगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो पहला जो साइन है, पहला जो नंबर लिखा है इस पहले हाउस के अंदर, वो 7 लिखा है। तो जहाँ पे ये 7 लिखा है ये हाउस नंबर 1 है, लेकिन H1 कहीं नहीं लिखा है। तो हाउस नंबर 7 मतलब यहाँ पे राशि जो है वो 7वीं है, यानी कि ये जो लग्न है, ये जो असेंडेंट है, ये 7 नंबर राशि से शुरू होता है, जो कि है, मैंने अब जैसा भी आपको बताया कि 7वीं जो राशि है वो वीनस की राशि कहलाती है, और इसको हम लिब्रा साइन बोलते हैं। तो ये 7वीं राशि से शुरू होके और ये अपने एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, सिवाय 2 प्लैनेट्स के, जो कि हैं राहु और केतु। राहु और केतु क्लॉकवाइज घूमते हैं इस कुंडली के अंदर, और बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो पहले हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, लेकिन दूसरे हाउस के अंदर जो इसमें 8 नंबर लिखा है वो वृश्चिक राशि है, जिसके कि लॉर्ड मैंने आपको अभी बताया वो मार्स होते हैं। इसमें मून, अगर आप चाहें तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मून आपको दिखाई देंगे 2 डिग्री 7 मिनट के लिए, और ये भी विशाखा नक्षत्र के अंदर है। इसके बाद केतु और जुपिटर जो हैं वो आपको तीसरे घर में दिखेंगे। अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ घर और राशियाँ, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे घर तीसरा है लेकिन राशि उसमें 9 है, तो आपको घर कहीं लिखा नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ राशि का नंबर याद रखना है कि राशि का नंबर क्या लिखा है। उसमें आप 9 नंबर देखेंगे तो ये जुपिटर की राशि है, जिसको हम धनु राशि बोलते हैं। इसी टाइप से जो चौथा घर है उसमें 10 नंबर की राशि है और उसके अंदर शनिदेव बैठे हैं। तो 11वां नंबर इसी टाइप से 11वां नंबर जो है वो 5वें घर के अंदर असाइन किया हुआ है, जो कि कुंभ राशि है, और घर नंबर 5 में है। इसी टाइप से छठे घर के अंदर 12वीं राशि है, 7वें घर के अंदर पहली राशि है जिसके अंदर मार्स बैठे हैं और मंगलदेव, और दूसरा जो राशि है वो आपके 8वें घर के अंदर आती है जो कि खाली है। 9वें घर के अंदर तीसरी राशि आती है जिसमें वीनस और राहु बैठे हैं, और 10वें नंबर घर के अंदर चौथी राशि है जिसे हम कैंसर और हिंदी में कर्क बोलते हैं। उसके बाद 11वें घर के अंदर 5 नंबर की राशि है जिसे हम सिंह या लियो बोलते हैं। इसके अंदर मरकरी और सन दोनों के दोनों बैठे हुए हैं, और छठा यानी 12वां घर जिसमें छठी राशि बैठी है इसको हम कन्या यानी वर्गो का साइन बताते हैं।
तो दोस्तों इससे आपको ये पता लग गया होगा कि हाउस नंबर कौन सा है और राशि कौन सा है और कौन से घर में प्लैनेट है, कौन से घर में नहीं है। अब इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि कई घरों में तो 2-2 प्लैनेट बैठे हैं, कई राशियों में, या कई घरों में कह सकते हैं आप उसको, और कई राशि खाली पड़ी हैं, कईयों में एक एक है। तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हर एक प्लैनेट को 2-2 घर असाइन होते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के, सूर्य और चंद्रमा को एक एक घर असाइन होता है, और राहु और केतु को कोई भी घर असाइन नहीं होता। इसके बारे में हम डिटेल से आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आप इसे लिख लें कहीं पे और इसे याद रखने की कोशिश करें। दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे सन जो है उसको हम किंग मानते हैं, उसको हम प्लैनेटरी जो कैबिनेट होती है उसके अंदर राजा मानते हैं। तो वो बेसिकली लियो साइन के ऊपर रूल करते हैं। इसी टाइप से मून को क्वीन ऑफ प्लैनेटरी कैबिनेट माना गया है, जिसको कि कैंसर साइन को रूल करने का पार्ट दिया गया है। मून के बाद मार्स आता है। मार्स जो है वो कमांडर इन चीफ हैं, मतलब ये कि उनको सेनापति का दर्जा दिया गया है। वो पूरी सेना को, मतलब आपने वैसे भी देखा होगा कि मार्स जो है वो अर्थ से आउटर स्पेस के अंदर पहले आते हैं, तो अर्थ की तरफ आने वाले किसी भी तरह के खतरे को वो झेल जाते हैं। कोई भी मेटेरॉइड या इस टाइप की कोई चीज़ आ रही होती है अर्थ को, तो वो उससे पहले मार्स उसको अपने कब्जे में कर लेता है, या मार्स उससे लड़ाई कर लेता है। तो मार्स जो है वो एक तरह के कमांडर इन चीफ हो गए। उसके बाद मरकरी हैं। मरकरी को हमारे इस प्लैनेटरी कैबिनेट का राजकुमार माना गया है, प्रिंस ऑफ दिस प्लैनेटरी कैबिनेट। तो ये रूल करते हैं जेमिनाई को और वर्गो को। उसके बाद जुपिटर आते हैं, जिन्हें ब्रह्मा या क्रिएटर बोला गया है, गुरु ऑफ प्लैनेटरी कैबिनेट, इनको गुरु माना जाता है प्लैनेटरी कैबिनेट का। सेजिटेरियस और पाइसीज जो हैं ये इन दोनों राशियों को रूल करते हैं। उसके बाद आते हैं वीनस। वीनस जो हैं वो इस प्लैनेटरी कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर हैं। जैसे जुपिटर भी हैं मिनिस्टर, ये दूसरे मिनिस्टर हैं, ये टॉरस और लिब्रा को रूल करते हैं। उसके बाद सैटर्न जो है इनको सर्वेंट माना गया है। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक लोअर क्लास या अच्छी जगह पे नहीं होती हैं, जो सर्वेंट श्रेणी में आती हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ सैटर्न दिखाता है। इसके बाद राहु और केतु को जो है एक छाया ग्रह माना गया है बेसिकली। तो ये छाया ग्रह इन द सेंस कि मून के ऑर्बिट जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उसके दो नोड्स को राहु और केतु माना गया है। तो ये थे हमारे प्लैनेट्स। अब हम आते हैं नक्षत्रों पर। यहाँ पे 27 नक्षत्रों का हमने जिक्र अपने पिछले वीडियो के अंदर किया था, जिसको मैं एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। तो जो 9 हमारे प्लैनेट्स हैं उनको 3-3 नक्षत्र जो हैं वो हमने असाइन किए हैं, जिसमें से पहला जो प्लैनेट है वो है केतु। केतु के 3 नक्षत्र हैं, जिसमें पहला है अश्विनी, दूसरा है मघा और तीसरा है मूला। इसके बाद दूसरे नंबर पर है शुक्र यानी वीनस। इसके जो 3 नक्षत्र हैं वो हैं भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़। इसके बाद तीसरे ग्रह यानी सूर्य के नक्षत्र हैं कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़। इसके बाद मून के जो 3 नक्षत्र हैं वो हैं रोहिणी, हस्ता और श्रवणा। मंगल यानी मार्स के जो 3 नक्षत्र हैं वो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। उसके बाद राहु के जो 3 नक्षत्र हैं उनमें आर्द्रा, स्वाति और सतविशा। इसके बाद गुरु यानी जुपिटर के 3 नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। इसके बाद शनि के 3 नक्षत्र हैं पुष्या, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। लास्ट बुध यानी मरकरी के 3 नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये हमने आपको बताए 27 के 27 नक्षत्र। इनके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना ग्रहों के बारे में, घरों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में और राशियों के बारे में और उनके कारक।
तो ये हमने अभी तक जो भी आपको बताया ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। अब हम आपको हर चीज़ को डिटेल के अंदर बताएंगे। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस के अंदर आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से रिपीट करके देखें। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक अस, शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब अस। और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में लिख के भेजें ताकि हम आपको उसका उत्तर दे सकें। धन्यवाद।